हेलो बच्चों, मैं रीता चौधरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर विथी चैनपुर बरेली से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। पाठ है 2, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। क्लास 8 के बच्चों के लिए है। भाग 2। इससे भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए। कौन कौन आए थे हम लोगों ने, इससे पहले तो पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए, और उन्होंने व्यापार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, साम दाम दंड भेद आदि के तरीके अपनाए। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा था, यानी दुश्मनों का सामना करना पड़ा सत्ता संभालते ही। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया। साजिशों में इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थीं। साथ ही कोलकाता, यानी जो कलकत्ता कहते हैं, स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करनी लगी थी। जब सिराजुद्दौला की इसकी सूचना मिली, तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता, यानी कलकत्ता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई मद्रास पहुंचा, तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता पर अंग्रेजी का पुनःअधिकार हो गया। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में हो गई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु क्लाइव इससे भी संतुष्ट नहीं था। वह बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने बंगाल नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। बच्चों, ये है मीर जाफर। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। प्लासिंग का युद्ध जीत लिया। प्लासिंग का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। जब नवाब को इसकी सूचना मिली, तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासिंग के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपनी सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण करने की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अतः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सारा धन व जागीर दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे एक मात्र कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उनसे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से
आर्थिक लूट की कार्रवाई शुरू कर दी थी। फलतः नवाब का खजाना खाली होता गया और वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अतः वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उसके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष यानी गुस्सा व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से उब कर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको वर्धमान मिदनापुर चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमूरा का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तोड़दार बंदूकें और तोपों का बनाने का कारखाना स्थापित कराया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अतः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था। वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर लिया और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिस्पर्धात्मक कार्रवाई करते हुए यानी बदले की कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। बक्सर का युद्ध। तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम यानी युद्ध हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने फिर एक बार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की। इन संधियों की निम्नलिखित शर्तें थीं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। वह इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। इसमें कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जानी के रूप में दिए। इसी प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में वैध शासन की स्थापना की।
इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व यानी अपनी सत्ता स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। चुंगी में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने को छूट, जिससे उसका सामान दूसरे देशों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने और कंपनी का माल महंगा खरीदने, अप्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज बढ़ाती रही। इस तरह अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हराकर खुद शासन चलाने लगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी और राजाओं के साथ कुचक्र करना, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लजता पूर्वक प्रयोग करते रहे। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता गया। उन्हें राजकाज और विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इस स्थिति का कोई राजा विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और ना ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते रहे। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमाया। इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे भारत में राज्य किया। बच्चों, कठिन शब्दावली है फरमान, यानी मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते थे। इन पर शाही मोहर लगी होती थी। दस्तक किसे कहते हैं बच्चों? भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला था। इसे दस्तक कहते हैं। तो जो हमने पढ़ा उससे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप लोग कॉपी में कर लेना। गृह कार्य है, प्लासिंग का युद्ध किसके बीच हुआ था? दूसरा प्रश्न, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। और है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्लासिंग के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाई ने किया था, तो क्लाई लिखेंगे, उस पर टिक करना है। बहुविकल्प छांटना सही वाला, उसके आगे यहाँ पे लिखना है। जो 4 ऑप्शन में से जो भी सही है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था या मीर जाफर था या मीर कासिम था? जो भी इनमें से सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको आप लोग छांट करके ध्यान से पढ़ के आप लोग इसमें सही निशान लगा लेना। इसी के साथ बच्चों हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों।